હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया है. उसके दो पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. प्रेजेंट वीडियो के अंदर हम थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. हमने लास्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था. अब हम जो फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट था, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन 21 जो है वो है डिफाइन ऑक्टेट रूल. वो हमको बोला है कि ऑक्टेट रूल के बारे में बताओ, उसकी सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन के बारे में बताइए. सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन के बारे में बताओ. तो देखो बच्चों, ऑक्टेट रूल का मतलब क्या हुआ? तो ऑक्टेट रूल मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि एवरी एलिमेंट tries to attain 8 electrons in outer shell, 8 electrons in valence shell या outermost shell to gain stable noble gas like configuration. Stable noble gas like configuration, and hence gains the stability, this tendency is known as ऑक्टेट रूल. हर एलिमेंट जो है वो अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करके नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का ट्राई करता है. इस टेंडेंसी को ऑक्टेट रूल के नाम से जाना जाता है. अब ऑक्टेट रूल का सिग्निफिकेंस क्या है? ऑक्टेट रूल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, with the help of octet rule correct structure of the molecule can be find out. octet rule की मदद से correct structure of molecule or ion can be find out. molecule या तो ion का करेक्ट स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट रूल की मदद से पता चलता है. ठीक है, यहां पर ऑक्टेट रूल की मदद से यू कैन कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम. आप किसी भी एटम के ऊपर का फॉर्मल चार्ज ऑक्टेट रूल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑक्टेट रूल की मदद से हमको 2-3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है और कौन सा स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है उसके बारे में आइडिया मिलता है. ऑक्टेट रूल की मदद से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है और कौन सा स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है वो हमको पता चलता है. अब ऑक्टेट रूल के इतने सिग्निफिकेंस हैं, उसके बाद हमें ऑक्टेट रूल डिफाइन करना था, वो बता दिया. सिग्निफिकेंस बता दिया. अब हमें लिमिटेशन बतानी है कि ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस क्या क्या है. तो पहला जो पॉइंट लिखना चाहिए लिमिटेशन के अंदर वो ये है कि ऑक्टेट रूल जो है वो यूनिवर्सल नहीं है. हम लोग यहां पर लिमिटेशंस लिख रहे हैं. लिमिटेशंस. तो ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस क्या है? पहला, इट इज नॉट यूनिवर्सल. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर ऑक्टेट रूल फॉलो अप नहीं होता है
और उसके बाद भी वहां पर मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है। कहने का मतलब देयर आर मेनी एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं ऑक्टेट रूल के। जैसे पहला एक्सेप्शन जो है वो है सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कभी कभी सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है। ये टेंडेंसी खास करके ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स सच एज लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन जो है वो एलिमेंट्स दिखाते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 के बहुत सारे एलिमेंट्स इस टेंडेंसी को दिखाते हैं। जैसे बेरिलियम क्लोराइड है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है। इन सभी के अंदर कहीं पर भी लिथियम, बेरिलियम या बोरॉन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी वो स्टेबल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बोरॉन का, तो आपको पता है कि बोरॉन की वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो जो है वो क्लोरीन के साथ इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो यहां पर क्लोरीन की तो ऑक्टेट पूरी हो गई, लेकिन यहां पर बोरॉन जो है उसकी ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है। तो देख सकते हैं आप कि यहां पर तीनों के तीनों क्लोरीन एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है। यहां पर तीनों के तीनों क्लोरीन एटम की ऑक्टेट जो है वो पूरी हो गई है, बट फिर भी जो बोरॉन है उसके अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। मतलब यहां पर बोरॉन के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गई। उसी तरीके से यहां पर आप लिथियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड के अंदर भी चेक कर सकते हो, वहां पर भी एलिमेंट की जो ऑक्टेट है, सेंट्रल एटम की जो ऑक्टेट है वो पूरी नहीं है, वो यहां पर पूरी नहीं है। कहने का मतलब यहां पर इस एलिमेंट के पास ऑक्टेट पूरी ना होने के बावजूद भी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल है। तो ऑक्टेट रूल का ये फर्स्ट लिमिटेशन आया कि सेंट्रल एटम, यहां पर जो बेरिलियम है, यहां पर जो बोरॉन है, उसकी ऑक्टेट पूरी नहीं है, फिर भी ये जो सिस्टम है वो स्टेबल है। ठीक है। दूसरा जो एक्सेप्शन आता है वो ये है कि ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम बहुत सारी एग्जिस्ट करती है। दूसरा जो लिमिटेशन आता है दैट इज अबाउट ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर आपको समझना है तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं एनओ का। ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन समझना है तो आप एग्जांपल ले सकते हैं एनओ का। तो एनओ में आपको पता है कि 5 + 6 मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें अरेंज करने हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स हमको अरेंज करने के हैं। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर नाइट्रोजन के पास उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर ऑक्सीजन के पास उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए। देखिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ऑक्सीजन यहां पर इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिए हैं। नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए, यहां पर एक लोन पेयर आ गई और एक इलेक्ट्रॉन ऑड रहेगा। देखना ध्यान से, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो तो और भी कंफर्टेबली समझ में आएगा। ठीक है। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से दिखा दो तो और कंफर्टेबली समझ में आएगा। यहां पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, नाइट्रोजन को 3 की जरूरत थी। तो ऐसा करने से यहां पर ऑक्सीजन का तो काम हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया। ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो रह गया। तो ऐसे सिस्टम में भी यहां पर नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट जो है वो पूरी नहीं है। कहने का मतलब जो NO मॉलिक्यूल है, NO does not follow octet rule, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि NO जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, बट फिर भी स्टेबल है। इसका मतलब NO भी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल है और वो भी यहां पर ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन के अंदर आता है।
अगर आप इसका दूसरा एग्जांपल लेने का ट्राई करें तो वो NO2 है, NO2। यहां पर NO2 के अंदर भी आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि उसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हो रही है, उसके बाद भी ये मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है। ऑक्टेट रूल का जो थर्ड एक्सेप्शन है वो एक्सपांडेड ऑक्टेट के अंदर है। जो थर्ड ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है वो एक्सपांडेड ऑक्टेट का है कि भाई कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल जो है वो pF5 का है। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं SF6 का। इन दोनों के ही अंदर आप देखें तो सेंट्रल एटम फास्फोरस और सल्फर के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, बट फिर भी वो स्टेबल है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो pF5 का जो शेप है वो ट्रायगोनल पिरामिडल है, वो इस तरीके से ट्रायगोनल पिरामिडल है। तो अब ध्यान से देखिए कि यहां पर फ्लोरीन एटम की तो ऑक्टेट कंप्लीट है ही, यहां पर फ्लोरीन एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड फास्फोरस देखेंगे तो इट इज 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स है। इसका मतलब कि यहां पर कितनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां पर बॉन्ड अराउंड फास्फोरस इज 5, तो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड फास्फोरस कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। कहने का मतलब कि फास्फोरस के पास यहां पर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस हैज गॉट एक्सपांडेड ऑक्टेट। फास्फोरस के अंदर देयर इज एक्सपांडेड ऑक्टेट, और वो भी यहां पर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। Another example is of SF6। SF6 के अंदर भी सेंट्रल एटम जो सल्फर है वहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा, उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। आइए देखते हैं कि कैसे ये चीज हो रही है। तो सबसे पहले तो SF6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर आपका आ गया SF6। देखिए यहां पर फ्लोरीन भैया का तो काम हो गया है, यहां पर जो फ्लोरीन है उसका तो काम हो गया है। देखिए उसकी तो ऑक्टेट पूरी हो गई है, लेकिन यहां पर सल्फर के आसपास बॉन्ड आर इक्वल टू 6। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सल्फर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 12। सो देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो हमने 3 एक्सेप्शन देख लिए, जिसके अंदर पहले केस में डेफिशिएंट ऑक्टेट का एग्जांपल था, दूसरे में ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, तीसरे के अंदर देयर इज एक्सपांडेड ऑक्टेट। उसके बाद हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे ऑक्टेट रूल इज टोटली बेस्ड अपॉन द नोबल गैसेस। ऑक्टेट रूल जो है दैट इज बेस्ड अपॉन नोबल गैसेस। देखो octet rule is based on ideal gases, that is ideal gases are stable and non-reactive once they get 8 electrons in outer shell। वो आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो वो स्टेबल बन जाते हैं, ऐसा हमने माना है, और उस बेसिस पर ही पूरा का पूरा ऑक्टेट रूल जो है वो डिजाइन किया गया है। बट अंडर सम कंडीशंस
अंडर रेदर से एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर नोबल गैसेस like xenon reacts with oxygen and fluorine to form oxides and ऑक्सीफ्लोराइड्स। वो एक्सट्रीम कंडीशन में ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स बनाते हैं। जैसे xenon का ये ऑक्सीफ्लोराइड है, उसके बाद xenon के फ्लोराइड कंपाउंड्स नोन है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो भी रूल बनाया है दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन ऑक्टेट रूल, बराबर। वो टोटली जो बेस्ड है वो ऑक्टेट रूल के ऊपर है। बट यहां पर आप देख सकते हो कि जो नोबल गैसेस हैं वो खुद भी रिएक्ट कर रहे हैं, वो खुद भी यहां पर रिएक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ऑक्टेट रूल जो है वो कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, बट वो प्राइमरी स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन देता है। हेंस इट इज नॉट यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल नहीं है, बट गिव्स प्राइमरी आइडिया, about structure of molecule, लेकिन वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का प्राइमरी आइडिया जो है वो हमें दे देता है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 21 की। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, विच इज फेवरेबल फैक्टर्स फॉर आयोनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 22 हमको समझना है, विच इज फेवरेबल फैक्टर्स फॉर आयोनिक बॉन्ड। फेवरेबल फैक्टर्स फॉर आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के फेवरेबल फैक्टर्स हमको समझने हैं। तो सबसे पहले तो आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं बच्चों, समझो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है बिटवीन कैटायन एंड anion which holds them together, जो उनको होल्ड करके रखता है, which holds them together is known as ionic bond, is known as ionic bond। उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर आपने देख लिया कि जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, कैटायन और एनायन के बीच में। समझना। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है कि फेवरेबल फैक्टर्स लिखिए आयोनिक बॉन्ड के। तो चलो लिख देते हैं फेवरेबल फैक्टर्स फॉर आयोनिक बॉन्ड। फेवरेबल फैक्टर्स फॉर आयोनिक बॉन्ड। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो कैटायन और एनायन के बीच में बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, easier the formation of cation or anion, easier will be the formation of ionic bond. Easier will be the formation of ionic bond. Formation of ionic bond. जितना इजी फॉर्मेशन होगा कैटायन का और एनायन का, उतना इजियर फॉर्मेशन होगा आयोनिक बॉन्ड का। कैटायन is formed when
एलिमेंट हैज या कैटायन इज फॉर्म्ड इजीली, ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा प्रॉपर लगेगा, इजीली व्हेन एलिमेंट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों याद करो, कैटायन इजीली कब बनेगा? जब एलिमेंट के पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। व्हाई? रीजन लिखो। तो रीजन ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एनर्जीज जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए कैटायन इजीली तब बनेगा जब एलिमेंट के पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब एनायन कब इजीली बनेगा? तो एनायंस आर फॉर्म्ड इजीली, anions are formed easily when element have high electron gain enthalpy। जब इलेक्ट्रॉन के पास हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो तब वो यहां पर क्या बनाएगा? एनायंस इजीली बनाएगा, प्रोवाइडेड कि एनायन का जो डेल्टा EGH है, एनायन का जो डेल्टा EGH है वो नेगेटिव हो तो, क्योंकि डेल्टा EGH जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है, तो एनायन इजीली तब बनेगा जब उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव हो। ठीक है, तो देखो, easier the formation of cation anion, easier will be the formation of ionic bond। cation easier formation कब होगा? जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, लेस पॉजिटिव या लो वैल्यू होगा। एनायन का फॉर्मेशन इजी कब होगा? जब एनायन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लार्ज नेगेटिव हो। अब समझो, समटाइम्स क्या होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। समटाइम्स द सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड डेल्टा HEG that is electron gain enthalpy are positive। इन दोनों का सम पॉजिटिव है, but still the compound या ionic compound is stable। Why? Because lattice enthalpy is negative। और कुछ बच्चों को मन में क्वेश्चन आएगा, सर लैटिस एंथैल्पी क्या है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसको ही डिस्कस करने वाला हूं कि लैटिस एंथैल्पी इज नेगेटिव, दैट इज व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड टेक प्लेस। यहां पर आयोनिक बॉन्ड जो है वो तो भी बन जाता है। एक रफ एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। जैसे अगर आप NaCl की बात करो तो सपोज Na में से Na+ बनाने के लिए डेल्टा H का वैल्यू चाहिए +100 किलोजूल पर मोल। अगर मैं Cl- की बात करूं तो क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए और Cl- बनाने के लिए जो डेल्टा EgH है उसका वैल्यू है -80 किलोजूल पर मोल। तो ओवरऑल डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा बच्चों? तो दिस विल बी इक्वल टू +20 किलोजूल पर मोल। तो ये पॉजिटिव है, बट फिर भी ये कंपाउंड बन जाता है। देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन खटक, यहां पे क्या बनेगा? Na + Cl will give you Na + Cl-। क्लियर हुआ? तो यहां पर फिर भी डेल्टा H रिएक्शन पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये कंपाउंड बन जाता है। बच्चों ये मैंने रफ एग्जांपल दिया, कल उठ के मेरे को बोलना मत कि ये 100 कहां से आया, इसमें तो गलत वैल्यू दिया हुआ है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए आर्बिट्रेरीली वैल्यू कोई भी असाइन कर लिया है। तो यहाँ पर डेल्टा H का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होने के बाद भी ये कंपाउंड स्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक और फैक्टर है जिसका नाम है लैटिस एंथैल्पी डेल्टा HL।
वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो लार्ज नेगेटिव होता है, इसीलिए कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है, भले ही ये पॉजिटिव हो। क्लियर हुआ? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, क्वेश्चन नंबर 23 इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23, explain crystal structure of sodium chloride NaCl। हमें यहां पर NaCl का या सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन करना है। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक क्रिस्टलाइन या आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड की एक स्पेशलिटी होती है कि उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। तो यहां पर मैं एक क्यूबिक कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर हर सेंटर में आपके पास जो है वो एटम्स जो है रिप्रेजेंटेड है। याद रखो, आप एक छोड़ करके एक को रिप्रेजेंट करोगे, बराबर, एक छोड़ करके एक, कहने का मतलब यहां पर मैं इस तरीके का पहले सेपरेशन कर देता हूं। यहां पर जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए जो है कंपाउंड वो किस तरीके से स्टेबलाइज होने वाला है। तो कंपाउंड के लिए यहां पर Na+ होगा। ये चलिए मैं सिंपल स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देता हूं, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा इसको। सिंपल स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो क्या होगा, सपोज कीजिए कि लैटिस है, एक छोड़ करके एक ड्रॉ कर रहा हूं। तो सपोज ये Cl- है जो बड़ा है, और यहां पर मैं Na+ रख रहा हूं। तो यहां पर वापस Cl- आएगा, यहां पर Na+, Cl- और यहां पर Na+, यहां पर Cl-, यहां पर वापस Na+ आ गया, यहां पर वापस Na+ आ गया। ठीक है, चलिए तो ये Cl- Na+, यहां पर Cl- Na+, Cl- Na+, यहां पर Cl- एंड अगेन Na+, यहां पर Cl- है तो यहां पर आपका Na+ आएगा। तो यहां पर जो डॉट है वो आपका Na+ है। मैंने इस तरीके का बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की इसको जरूरत नहीं है। और यहां पर जो रेड पार्ट है दैट कोरस्पॉन्ड्स टू Cl-, ठीक है। तो क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है दैट इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर बाकी के एटम्स को अरेंज करना है तो कैसे करते हैं, तो देखिए यहां पर मैं बाकी के एटम्स को अरेंज करता चला जाऊंगा लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, ये एटम्स को मैंने यहां पर अरेंज कर दिया है। बाकी यहां पर सेंटर ऑफ एज के सेंटर में भी एटम्स हैं लाइक दिस। ठीक है, बस अब इनको जोड़ने का रहेगा, जो मैं जोड़ने का काम नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज फिगर जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप जोड़ना चाहो तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर आप जोड़ना चाहो तो कुछ इस तरीके का फिगर होगा, सो जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, आप इसको भी जोड़ दीजिए और यहाँ पर भी जोड़ दीजिए। तो देखिए ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया, जहां पर एटम जो है वो अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर जुड़े हुए हैं। अब यहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड is represented in the figure, represented in the figure। जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, फिलहाल के लिए रॉक सॉल्ट क्या होता है वो आपको याद कर लेना है। इट इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है
formation of sodium chloride is exothermic process. Formation of sodium chloride is exothermic process. वो यहाँ पर exothermic process है. That is why sodium chloride is stable. इसीलिए ही जो सोडियम क्लोराइड है वो स्टेबल होता है. कौन कौन से स्टेप्स हैं ये देख लेते हैं. तो बाकी के जो स्टेप्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देख रहे हैं. कंटिन्यू करिएगा इसको. थैंक यू. હાય હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.